आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब। हमने हाथरस हादसे की बात की, 121 लोगों की मौत हो गई और जो बाबा जिसको सुनने के लिए वहां पर ये लाखों लोग पहुंचे हुए थे, वो वहां से कैसे फरार हुआ, कैसे भागा, बजाय इसके कि वहां रुकता, उनके अपने लोगों से कहता कि इनकी मदद करो, सामने खड़े रहता। अब तस्वीर ये आई है, कार से वो व्यक्ति कथावाचक सूरजपाल वहां से भाग गया, फरार हो गया तुरंत, और उसको आपके सेवादार जो हैं वो घेरे हुए हैं। वो वीडियो आ गया है, वो तस्वीर देखिए आप, घटनास्थल की तस्वीरें, सीसीटीवी में ये वीडियो जो है कैप्चर हुआ है, देखिएगा जरा। ये जो गाड़ी इसमें आपको जाती हुई दिखाई दे रही है ना, इसी गाड़ी में ये सूरजपाल व्यक्ति जो है ये बैठा हुआ है। अब सवाल ये है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि भीड़ भगदड़ क्यों मची थी? जो अभी तक बताया गया है प्रशासन की तरफ से, भगदड़ इसलिए मची थी कि लोग इस व्यक्ति को जाकर के नजदीक से छूना चाहते थे या इसके पैरों की धूल लेना चाहते थे। चरण रज कह रहे हैं, वो चरण रज लेना चाह रहे थे। और वो चरण रज लेने के लिए भी मैं आपको बता दूं, जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने बताया, बाकायदा अनाउंसमेंट हुई थी कि जब बाबा जी निकलेंगे तब आप जा सकते हैं उनके पीछे पीछे और उनकी चरण रज ले सकते हैं, इसको ले जाकर के घर पे रखिएगा, आपके सारे काम बन जाएंगे। ये अनाउंसमेंट वहां हुई और चरण रज के चक्कर में लोग भीड़ की भीड़ बाबा के पास पहुंच गई, तो इसके सेवादारों ने उनके साथ धक्का मुक्की की। कुछ व्यक्ति कह रहे हैं शायद लाठियां भी चलाई, और उसी में गिरने से कई लोग दब गए और उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद ये व्यक्ति वहां से आराम से गाड़ी में बैठकर चला गया। सोचिए, रुका भी नहीं वहां पर। पवन नारा हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार हाथरस में इस पूरे कांड की जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं। उनको ये सीसीटीवी वीडियो मिला है, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है, मैं आपको दिखा रहा हूं। 1:38 पर 2 जुलाई को भगदड़ मची और भगदड़ के बाद बाबा भागते हुए इस सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। ये बाबा की वो प्राइवेट आर्मी है जो यहाँ लोगों को रोक रही है। इसके बाद ये बाबा के सिक्योरिटी गार्ड, कुल 15 बाइक्स यहां से निकल रही हैं और इसके बाद अब बाबा का काफिला, पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी अगर आप देखेंगे तो यहां से गुजरेगी, दूसरी गाड़ी, ये 2 भक्त हाथ जोड़ के खड़े हैं और इस गाड़ी में बाबा है, उन्होंने हाथ जोड़ा है चप्पल निकालकर, और इस तरीके से बाबा का काफिला यहां भागते हुए दिखाई दे रहा है। ये भगदड़ के बाद की तस्वीरें हैं और जिस स्थान पर हम ये सीसीटीवी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो घटनास्थल से लगभग 1 किलोमीटर आगे है। ये बाबा के सिक्योरिटी गार्ड बाकायदा वर्दी में तैनात हैं, यहां टोपी लगाई हुई है और इसके बाद बहुत से लोग आपको यहां से गुजरते हुए दिखाई देंगे। तो बाबा इस घटना के बाद यहां कुछ इस तरीके से भागता हुआ नजर आया। अगर यहां आप गौर करेंगे तो ये बाबा के सिक्योरिटी गार्ड काफी नजदीक से दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने टोपी लगा रखी है, हाथ में लंबे लंबे डंडे हैं और यही सिक्योरिटी गार्ड बताए जा रहे हैं कि इस भगदड़ के पीछे की वजह है क्योंकि बाबा की गाड़ी को निकालने के लिए जब भीड़ को पीछे धकेला गया, उसी के बाद ये भगदड़ शुरू हुई और ये सीसीटीवी सबूत है कि बाबा इस भगदड़ के बाद मौका वारदात से भागते हुए कैद हुआ है। इस काफिले में 18 बाइक थी, उसके बाद गाड़ी और तीसरी गाड़ी जब गुजरती है तो भक्तजन हाथ जोड़कर बाबा को प्रणाम करते हुए यहां दिखाई दिए हैं। भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, गिर के बच्चे, छोटे, महिलाएं, बुजुर्ग वो दबकर मर गए और बाबा वहां से आराम से गाड़ी में बैठकर चला गया। सोचिए जरा, जिस व्यक्ति को इतना मानते हो लोग, हो सकता है कि अगर यही वहां पर व्यवस्था देने की कोशिश करता, यही वहां पर लोगों से कहता कि ऐसे मत आइए, तो शायद लोग थम जाते, ना होता ये कांड, इतने लोगों की जान नहीं जाती। लेकिन वो व्यक्ति आराम से गाड़ी में बैठकर चला गया, पीछे मरे हुए 100 लोगों की लाश, 150 लोगों की लाशें पड़ी हैं पीछे। 1 किलोमीटर दूर का ये वीडियो है जो अभी पवन आपको ये दिखा रहे थे। जी विजय जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर वो वहाँ रुक जाते तो शायद इतनी मौत नहीं होती, कुछ लोग उनकी बात को मान लेते, रुक जाते। और यदि ऐसा हो गया है और वो चले गए, मैं उसको भागना नहीं भी कहता, मान लीजिए चले गए, उनको नहीं पता, तो जैसे ही खबर तो बाद में तुरंत उनको मिली गई होगी ना कि उनके पंडाल में हो रहा है, उनके सेवादार हैं, तो वो वापस आकर उस व्यवस्था को देखते अगर वो उसी तरह से अपने भक्तों को देख रहे। लेकिन सौरभ जी, बाबा की बात तो बहुत हो गई, बाबा ने जो किया है वो सब लोग देख ही रहे हैं, सब कुछ हो गया। और बाबा के खिलाफ जो भक्तों की बात हम करते हैं वो बहुत पिछड़े किस्म गरीब लोग हैं, उनके ऊपर ये सवाल उठाना कि अब वो गलती कर रहे हैं, वो गलती तो ठीक है, लेकिन अब बात सरकार की, प्रशासन की करनी चाहिए। बिल्कुल करें कि सरकार प्रशासन में क्या प्रशासन ने किया। हाथरस में जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो वो जो 121 लोग मरे, जो कई लोग घायल हुए, उनके लिए कोई व्यवस्था वहाँ नहीं थी। हॉस्पिटल में जो ट्रॉमा सेंटर बना हुआ है
ट्रॉमा सेंटर में लाइट नहीं थी, लाइट के लिए जनरेटर चलाया गया तो जनरेटर में तेल नहीं था, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टर्स को जब बुलाया गया, डीएम पहुंच गए लेकिन डॉक्टर्स की टीम नहीं पहुंची है 3 घंटे तक। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं उस पर भी सवाल खड़े करने चाहिए। फिर बात हुई कि मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँच गए, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी को पहुँचना ही चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात मुझे नहीं लगती कि पहुंचे। हालांकि वो लेट पहुँचे मेरे हिसाब से, 1 दिन बाद पहुँचे, लेकिन ठीक है, मुख्यमंत्री के अपने काम और मंत्रियों को उन्होंने भेजा। लेकिन मुख्यमंत्री को निर्देश देना चाहिए था जांच के अलावा कि पहले तो उसके खिलाफ क्यों नहीं हुई एफआईआर। सवाल होना चाहिए था, जांच के आदेश नहीं। वो डीजीपी या एडीजी जो भी कर रहे थे उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा गया कि सूरजपाल के खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। और मैंने सुना ये सरकार बड़ी कड़क है कानून व्यवस्था में, बहुत जगह बुलडोजर चलाती है जरा जरा से अपराधियों पर। चलाए ना इस पर बुलडोजर। 121 लोगों की हत्या तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कभी नहीं। चल रहा है बुलडोजर। तो इमेज बनाना, काम करना बहुत फर्क है। और बाबा को गाली देना तो ठीक है, और भक्तों को गाली देना तो और भी आसान है। उन भक्तों को भी याद कीजिए जो बेंगलोर में कहीं और बड़े बड़े सेंटर्स पे बड़ी बड़ी गाड़ियों में और हवाई जहाज से जाते हैं, और उसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी जाते हैं। तो गरीब पिछड़े को गाली देना, क्योंकि उनकी सोच कोई नहीं समझ, गाली हाँ, दे रहा, उन पर कोई नहीं सवाल खड़ा कर रहा है, उन पर नहीं, हम लोग बार बार कहते हैं वो कैसे समझ चले जाते हैं। वो अब वो अंधभक्ति में कोई डूबा है तो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। वो बात ठीक है, लेकिन जिन लोगों को जो अंधभक्ति में नहीं है, जिनकी आंखें खुली हुई है, जो जिम्मेदार हैं, उन पर तो सवाल करें कि ये सरकार क्या कर रही है। पहला सवाल सरकार से होना चाहिए। पहला सवाल सरकार से होना चाहिए। बाबा की बात तो बहुत हो गई। हर्षवर्धन जी, नहीं, देखिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और हम लोगों ने जब शुरू किया, मैंने भी जो पहली बात की वहीं से शुरू की, एसडीएम की रिपोर्ट से शुरू की। मैंने भी यही कहा कि बाबा के ऊपर क्यों नहीं हुआ सूरजपाल की गिरफ्तारी। और मैं तो ये तक कह रहा हूं कि ऐसे लोग जो लाखों करोड़ों बनाते हैं, जो संपत्तियां बनाते हैं, उसकी जांच कराइए, उसको जब्त कीजिए, सचमुच उन्हीं गरीबों में बांट दीजिए जो जिनका भला नहीं हो पाया, जिनकी जान चली गई। और एक बात जरूर मैं कहूंगा, मैं विजय जी से थोड़ा मतभेद रखता हूं, जो कह रहे हैं कि नहीं उनके ऊपर सवाल मत खड़ा कीजिए, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, इसलिए मत कीजिए। सब पर सवाल खड़ा कीजिए। आप अगर इस तरह से उस जो तथाकथित बाबा है सूरजपाल, जो मानव समागम करके करता है और उसके लोग मरने लगते हैं तो वो भाग जाता है, लौट के तक नहीं आता, कहता है किसी और की जिम्मेदारी होगी, तो जरा सोचिए ना कि आप जिसके यहां जा रहे थे वो कैसा आदमी था। सोचना तो आपको पड़ेगा ना, वरना हम लोग टीवी की बहस में तो सरकार से लेकर और सूरजपाल तक सबको गालियां दे लेंगे, सबको जवाबदेह ठहरा लेंगे। और बिल्कुल मैं भी सहमत हूं कि बिल्कुल बुलडोजर ऐसी जगहों पर ही चलता हुआ दिखना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि क्या उस पूरे इलाके में कोई बड़ा ऐसा, जिसको हम कहते हैं ना कि सोशल मूवमेंट के तौर पर कोई ऐसा हो सकता है जो खड़ा होकर इस तरह की बात कर रहा हो? अगर नहीं कर रहा होगा तो फिर मुश्किल है। और जब आप अभी ब्रेक के पहले कह रहे तो मैं तो कह रहा हूं कुछ नहीं करना है, राजनीति करना बंद कर दें। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को दोषी ठहराना बंद कर दें, अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को, दोनों को चुनाव लड़ना है, जो जीत के आएगा उसको हम मानेंगे। लेकिन जब आप लोग राजनीति में रहते हुए ऐसे दोषियों को छोड़कर एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं तो सारा मामला वहीं बिगड़ जाता है। चलिए ठीक, अब मैं जरा अगली खबर पर जाना चाह रहा हूं। आपको समीर जी मालूम है, एक बिहार में बड़ी एक विचित्र बात हो रही है, पुल खुदकुशी कर रहे हैं। हाँ, लगातार पुल बार बार खुदकुशी कर रहे हैं, कई पुल खुदकुशी, 11 पुल खुदकुशी, 12 हो गए। 12 पुल अभी हाल फिलहाल बढ़ में। गई है ना, क्या गर्मी बढ़ गई है तो वो नदी में ही जा रहे हैं। गर्मी की वजह से जा रहे हैं। शर्म आती है तो आदमी खुदकुशी कर लेता है। बिहार के नेताओं को शर्म नहीं आ रही है, लेकिन पुलों को आ रही है। पुलों को बहुत शर्म आ रही है, पुलों को शर्म आ रही है, नेताओं को नहीं आ रही। एक दिन में 5 पुल उनके साथ जो भ्रष्टाचार हुआ उसके वजह से। एक दिन में 5 पुल। सरोज, उससे बड़ी शर्मिंदगी की बात आगे है, 12 पुल गिर चुके हैं। और अब बिहार में तस्वीरें ले लीजिए स्क्रीन पर। बिहार में डीएम कई जगह ये कह रहे हैं कि पुलों पर आप जाइए मत, हो सकता है आपका पुल गिरे, आप अपने रिस्क पे जाइए। यह कहा जा रहा है। पुल के बाहर 2 पुलिस वाले खड़े हैं, वो कह रहे हैं गिर सकता है, आप अपने रिस्क पे जाइए। मतलब ये हालत हो गई है बिहार के अंदर कि 12 पुल गिर चुके हैं और कुछ पुल जो गिर सकते हैं, कहा जा रहा है कि अगर आप जाओगे तो आप मर जाओगे, आपकी जिम्मेदारी, आप पार कीजिए इसको। ये जनहित में सूचना जारी है। अच्छा, ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं है कि ये जो पुल हैं या पुलियां हैं ये कोई 60-70-100 साल पुरानी है, ऐसी नहीं है। मैं आपको डिटेल दे रहा हूं, एक दिन के अंदर 5 पुल गिरे हैं अभी, एक दिन में 24 घंटे में 5 पुल। मतलब बरसात सारी बिहार में ही हो रही है क्या? सारी बिहार वहां, या कोई मिलावटी सीमेंट है वो सारा का सारा पूरे देश की फैक्ट्रियों का वहीं पहुंच जा रहा है क्या? ये पुल गर्मियों के लिए तो नहीं बनाए गए थे? या ये बिहार में जितने इंजीनियर हैं ये सभी किसी विशेष कॉलेज से पढ़ करके निकले हैं क्या? अब देखिए सर, आप एक दिन में 5 पुल की डिटेल। पहला पुल छपरा में 20 साल पहले बना था, गंडक नदी पर, 1.5 करोड़ रुपया।
2004 में बना था। 20 साल को कोई उम्र होती है पुल की खुदकुशी करने के लिए। दूसरा पुल छपरा में 40 साल पुराना था, 1984 में बना था, 2 करोड़ की लागत से था। इसको भी पता नहीं क्यों शर्मा की गिर गया पानी में। 40 साल पहले 2 करोड़ में बना है। हाँ सोचिए, 40 साल पहले 2 करोड़। तीसरा पुल छपरा में ही है, ये बनियापुर के अंदर बना हुआ है, ये 2019 का पुल है। 5 साल पहले का। क्या क्या लगाया पुल में, कोई बताएगा? फिर रेत भर दी क्या? अगला बता दूं जरा, चौथा पुल सीवान में 1998 में बना था। 5वां पुल भी सीवान में, इसका पिलर धंस गया है, ये 2004 में बना हुआ था। बताइए। सौरभ जी, आपने अभी एक शब्द कहा कि 20 साल कोई उम्र होती है खुदकुशी कर लेने की। ये आपने शायद वैसे कहा, और हम सब भी इतनी देर से जब वो समीर जी बताने लगे तो हमको भी हंसी आई, सबको हंसी आई कि पुलिस करी नाना पुल पे मत जाओ। लेकिन सोचिए कितनी दुर्दशा हो गई है बिहार की। और मैं लंबे समय से कह रहा हूँ, आज फिर वो बात दोहरा रहा हूँ, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है। राजनीतिक संतुलन बनाने में, एक दूसरे से झगड़ा करने में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि ये दूसरा वाला ना आप जाए, इसलिए नीतीश कुमार को सर पर बिठाए। वो मुख्यमंत्री बनने की योग्यता कई वर्ष पहले खो चुके हैं। वो बिहार के साथ अपराध कर रहे हैं, दोषी हैं वो दरअसल जो जिसको हम कहते हैं ना कि बिहार की सिर्फ 20 साल के, 5 साल के, 4 साल के, 40 साल के पुल नहीं ढह रहे हैं, वहां लोगों की उम्मीदें ढह चुकी हैं। वहां लोग लौट कर जाना नहीं चाहते हैं। बिहारी एक बार संपन्न हो गया तो सिर्फ वो फेसबुक पर, ट्विटर पर भले लिख दे, वो लौट कर नहीं जा रहा है। वो जाता भी है तो छठ पूजा करके जल्दी से जल्दी लौट के फिर दिल्ली, मुंबई और देश के दुनिया के बाहर की शहरों में चला आता है। वो दुनिया को चलाता है, उसकी योग्यता इतनी है कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर बड़े बड़े शहर उसकी वजह से चल रहे हैं, लेकिन अपना राज्य नहीं चला पाता। वहां के निकले हुए इंजीनियर इतने शानदार हैं कि शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जिसके सेतु निगम में, जिसके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वो लोग नहीं हो। लेकिन बिहार कैंसर से ग्रसित है, राजनीतिक कैंसर है। और मैं बार बार कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, ये बिहार के लोगों को तय करना, जिसको भी देना है दे दो भाई। ये तमाशा मत करो कि एक तीसरा खंभा रहेगा, वो तय करेगा कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, और सब एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डाल के चले जाते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के योग्य नहीं है, उनको खुद शर्म से इस्तीफा देने जिम्मेदारी आप करें नीतीश कुमार की। वैसे उन्होंने बैठक बुलाई, वही परेशान है, इन पुलों को क्या हो गया? बुलाइए, मेंटेनेंस का कह रहे हैं कि मेंटेनेंस देखो, ये कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि अब जो ऐसे पुल गिर सकते हैं उनकी आवाजाही बंद कर दो। और अभी सुबह किसी एक अखबार में मैं खबर पढ़ रहा था, एक ठेकेदार से पूछा गया तो ठेकेदार ने कहा कि मुझसे मत पूछो ब्रिज क्यों गिर रहे, जाके उन अधिकारी से पूछो जिनको 60% कमीशन जाता है, जो 60% कमीशन लेते हैं उन अधिकारियों से पूछो, आप जो सरकार में काम कर रहे हैं, हमसे मत पूछो हमारा ब्रिज क्यों गिर रहा है। मतलब जब ठेकेदार जो ठेके की लागत है उसका 60% जो ठेकेदार खुलकर ये कह रहा है कि वो अधिकारी से जाके पूछो कि ब्रिज क्यों गिर रहा है, जिनको कमीशन 60% चला जाता है, हम ब्रिज कैसे बनाएंगे। मुझे लगता है कि पूरी व्यवस्था बता रही है बिहार के अंदर, और सिर्फ बिहार में नहीं है, मुझे लग रहा है देश के हर हिस्से में होता है। कमीशन वही तो सब जगह चलती है, 10%, 15%, 20%, लेकिन 50% और 40% अगर कमीशन चलने लगेगा तो क्या बिल्डिंगें बनेंगी, क्या ब्रिज बनेंगे। मुझे लग रहा है कि अब तो बड़े हाईवे बन रहे हैं इस पूरे देश के अंदर। नितिन गडकरी से सीखना चाहिए किस तरीके से काम किया जाता है। लगातार नितिन गडकरी इतने बड़े बड़े हाईवे बना रहे हैं, और क्या शानदार हाईवे बन रहे हैं देश के अंदर। उनको तो ये कहना पड़ा कि मैंने, हमारी विभाग ने नहीं बनाया, मेरी विभाग नहीं। नितिन गडकरी सिर्फ ऐसा नहीं, सेंटर में नितिन गडकरी जब महाराष्ट्र के मंत्री थे, पीडब्ल्यू मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गठबंधन की सरकार में, कितने शानदार ब्रिज नितिन गडकरी बना, डैम बनाए नितिन गडकरी ने। आज तक एक ब्रिज नहीं गिरा नितिन गडकरी के बनाए हुए। तो क्या नितिन गडकरी मंत्री नहीं थे? क्या वहां अधिकारी भ्रष्ट नहीं थे महाराष्ट्र के? उसके पहले भी अधिकारी भ्रष्ट होंगे, लेकिन कार्य करने वाला व्यक्ति कैसा ये देखना चाहिए। किसी भी सरकार का, कोई सरकार हो, सबसे बेसिक काम क्या है? बेसिक काम भाई यही है ना, आप सड़क बना दोगे, पुल बना दोगे, आप बिजली दे दोगे, पानी दे दोगे, भाई ये तो बुनियादी चीज है, इससे शुरुआत करती है सरकार। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा नितिन जी की तारीफ मत कीजिए, नहीं तो बिहार में कोई वो वाला पुल भी गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि बनाने वाले तो वहां के लोग हैं ना भाई। नितिन गडकरी का विभाग बड़ा अच्छा कर देगा, देश के अलग अलग हिस्सों में बना देगा, वो वहां तो सरकार वही ना, कमीशन लेने वाला तो लठ लेके बैठा हुआ है ना। आप उस बीमारी को नहीं रोक पा रहे हैं तो आप बाहर से कुछ भी कर दीजिए, कीमोथेरेपी से थोड़ी ना होने वाला है। और जो सबसे बड़ी बात है, इसको जरा ध्यान से देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कोई पाक साफ वो एकदम से, बिल्कुल नहीं, बराबर की पार्टनर है सर, हिस्सेदार है भाई, बिल्कुल। उसकी बाकायदा इस सरकार में 2005 से लगातार बीच के कालखंड को छोड़ दें तो उसमें हिस्सेदारी में है।
और ये कह दे कि नहीं नहीं हमारी जिम्मेदारी नहीं। और मैं फिर से कह रहा हूं, बिहार के लोगों को तय करना पड़ेगा। हो सकता है विजय जी भी कहें कि आप बिहार के लोगों को ही अब कहने लगे, कहना पड़ेगा ना। आप अगर इस तरह से करेंगे कि नीतीश कुमार मतलब कमाल कैसे आप कर लेते हैं, जनता के तौर पर सोचिए ना। एक व्यक्ति कोई दूसरी बात कर रहा है, वो सेकुलर है, अचानक वही व्यक्ति कम्युनल हो जाता है, फिर सेकुलर हो जाता है, फिर कम्युनल। आप तो तय कीजिए ना कि सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म का पैमाना क्या है। और चलिए वो छोड़ दीजिए, आपके राज्य में करप्शन हो रहा है, आपके राज्य में इस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसको देखते हुए भी आप कहते हैं कि नहीं नहीं अरे हमारी पार्टी जीत जाएगी, हमारा जानने वाला जीत जाएगा। अच्छा चलो हमारा लड़का थोड़ा सा खा कमा लेगा, फिर तो नहीं चलने वाला है ना, फिर तो ऐसे ही होगा। कितने साल हो गए नीतीश जी को सर चीफ मिनिस्टर बने? 2005 से लगातार है। बीच में थोड़ी से वक्त के लिए वो बने थे जीतन राम मांझी। नहीं वो तो इसलिए कर दिया कुछ महीनों के लिए मोदी जी को रिसीव करने न जाना पड़ा। बीजेपी वाले तो ये कह के बच जाते हैं, देखो नहीं हमारे टाइम में नहीं थे। अभी तो आपको चेक करेंगे तो हो सकता है कि उसमें पुल निर्माण मंत्री भी बीजेपी का। आपको बीजेपी और जेडीयू का। गुजरात के मोरबी में ब्रिज गिरा था, 132 लोग मरे थे गुजरात के मोरबी में, चुनाव के पहले गिरा था मोरबी का ब्रिज। कितने बड़ी 132 लोग मर गए थे उसके अंदर। ये कुल मिलाकर भ्रष्ट व्यवस्था का सवाल है, और हमने सिस्टम को इतना करप्ट कर दिया। और फिर आप कहेंगे कि नीतीश कुमार जी क्या करेंगे, तो कोई लीडर ही तो सिस्टम को ठीक करेगा ना। लीडर अगर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लीडर को आप अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे। आप 20 साल से 25 साल से सरकार में हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और ये सिस्टम इस तरह से ढह रहा है, ये कैंसरस है। जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं ना कि कीमोथेरेपी की नहीं, अब तो सर्जरी की जरूरत है, बड़ी सर्जरी की, उसके बिना काम नहीं चलेगा। और ये बहुत शर्मनाक है। लेकिन मैं तो इसलिए भी हैरान हूँ जनता की बात के साथ सहते हुए कि जनता वहाँ पे खड़ी नहीं हुई है। एक दिन में 2 दिन में 20 पुल गिर जाए, फिर भी लोग सड़क पर जनता नाराज नहीं है, आक्रोश में नहीं है। ये भी मुझे थोड़ी सी हैरानी लग रही है। बिहार के पुल क्या करे जनता, क्या करेगी? जाकर के डीएम का दफ्तर घेर लेगी, इसके अलावा क्या करेगी? तो सही, बिहार की फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं कर पाती, उसकी वजह यही है ना कि सबको पता है कहीं कल फिर नीतीश जी, अभी फिर नीतीश जी पलट जाए तो तेजस्वी जी बैठे हुए उनको स्वागत करने के लिए। देखो तेजस्वी जी हो, नहीं कोई भी हो, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, भाजपा वाले इसलिए नहीं करेंगे, राजद वाले इसलिए नहीं करेंगे, नीतीश जी तो मुख्यमंत्री है ही, उनको क्या जरूरत है। सिर्फ हम ब्रिज की बात कर रहे हैं, सड़कें देखिए हिंदुस्तान के अंदर सड़कें कैसी है, सिस्टम कारें ढह रही है। आप बड़े बड़े शहरों को देखिए, महानगर की कैसी सड़कें ढह रही है, बारिश के अंदर कार उसके अंदर ढह रही है, ट्रक उसके अंदर। मोरबी का भी जिक्र किया, मैं मोरबी गया हुआ था, वहां पर 132 लोगों के, लेकिन मैं हैरान हुआ मैं वहां पर जाने के बाद भी कि वहां पर भी कोई नाराजगी नहीं थी, और वहां पे मोरबी में वही जीत गए। तो इसका मतलब है ना कि उससे भी एक फर्क पड़ता है। यदि आप उस आक्रोश को दिखाते हैं अपने वोट में भी या किसी तरह से नाराजगी से, तो एक डर तो पैदा होता है ना। आप पॉलिटिशियंस के पास ये डर है ही नहीं। जब आप कह रहे हैं, बात जो कर रहे हैं कि एक दिन आरजेडी के साथ रहेंगे, एक दिन बीजेपी के साथ रहेंगे, और एक दिन सेक्युलर हो जाएंगे, एक दिन कम्युनल हो जाएंगे, एक दिन चाचा पलटू होंगे, एक दिन चाचा। तेजस्वी यादव ट्वीट करके सब वीडियो डाल रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई हम प्रधानमंत्री भी चुप है, मुख्यमंत्री चुप है, 2 उप मुख्यमंत्री। तो तेजस्वी जी को डालना नहीं चाहिए, क्योंकि 3 महीने बाद फिर वही उनके साथ हों, साथ में होंगे, और साथ फिर रविशंकर जी डाल रहे होंगे। कोई पूछ लेगा कि अच्छा भैया वो पुल बना था ये वाला नीतीश जी की सरकार में, तो वो किसकी सरकार थी। फिर कोई पूछ लेगा अच्छा बीच में जब थे तो क्या कभी पूछा था क्या, कभी पुलों का ऑडिट करवाया था क्या। फिर कोई पूछ लेगा किसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, किसका ठेका मिला है। और वो सिर्फ तेजस्वी का नहीं है, बिहार के सभी नेताओं के लिए, नेताओं की ठेकेदारी है। ऐसा नहीं किसी एक के ऊपर डालेंगे। और इसीलिए किसी चीज की, जिसको कहते हैं ना, जो तीखापन होता है, वो जब आप भी उसमें शामिल हैं तो आपको लगता है कि अच्छा चलो अभी सामने वाला फंस जाए, हम बच जाएं, हम जब आएंगे तो हम फिर वही कुकर्म करेंगे। और तो ये फिर वो नहीं एक बड़ी वजह है जो सरकारी नौकरियों के लिए जो हम बार बार करते हैं ना चर्चा बेरोजगारी पर, ये सरकारी नौकरियों में आपका जो आकर्षण है ना, उसकी बड़ी वजह यही है क्योंकि वहां भ्रष्टाचार का एक खुला खेल आपके पास है। तनख्वाह भले ही 20,000 हो, मैं ऐसे ऑफिसर्स को जानता हूं जो बता सकते हैं जिन्होंने 20 साल से अपनी सैलरी को बैंक से निकाला ही नहीं, छुआ ही नहीं है। सर वो आलमगीर आराम क्या, जो झारखंड के मंत्री का जो करोड़ों रुपया निकला था, में जो गया वो निकालना पड़ गया, तो फिर अपमान है। क्या फायदा ऐसे इंजीनियर होने का फायदा ही क्या है। शर्म से। और हर्षंकर परसाई ने तो मजाक में लिखा था कि सरकारी नौकरी के बाद भी काम करना पड़े तो लानत है ऐसी नौकरी पर। लेकिन सचमुच आपने इसमें जो एक गंभीर मुद्दा जोड़ा है ना कि सरकारी नौकरी चाहिए ही इसीलिए, और कोई वजह नहीं है। वरना तो आप जो कंपनियां काम कर रही हैं उनका काम तो नहीं ऐसा गड़बड़ होता। ठीक है, गड़बड़ हुआ तो जवाबदेही तय होती। और इस पर किया जाएगा, और मेरे ख्याल से कुछ ठेकेदार वगैरह कोई कंपनियां ब्लैकलिस्ट कर दी जाएंगी, नई कंपनी बन जाएगी। वो तो कंपनी जब 10 कंपनी रहती है ऑलरेडी, तो उसी कंपनी के तो 10 कंपनियां और बनी हुई 15 कंपनी रहती है इन लोगों की, उनको पता रहता है कि ये कंपनी हमारी ब्लैकलिस्ट होने वाली, क्योंकि हमने इसके अंदर पूरा करप्शन कराते हैं, दूसरी कंपनी के अंदर बनाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। और अधिकारी वही ठेका देने वाला। वो एक बार जरा सारे पुलों की तस्वीरें एक बार चला दीजिए पूरा आवाज के साथ।
यहीं का लोहा आज ये लोहा कोई लेके नहीं आए, उनके यहाँ लोहा नहीं होता, यहीं का लोहा है, यहीं के लोग से वो पुल बना। हमारे प्रयागराज में जो पुल है, करजन पुल जो है, लोहे वाला जो पुल है, दोनों डबल डेकर हैं। दोनों में से कोई पुल ठीक है, एक को बंद कर दिया गया वो पिकनिक स्पॉट जैसा, लेकिन दूसरे पर तो अभी भी ट्रेन वो चल रही है। अभी दिल्ली में चल रहा है ना, प्रयागराज क्यों जा रहे हैं? दिल्ली में लोहा का मुझे ध्यान में आ गया, इसलिए मैंने बताया कि वो भी सब हैं। और यहाँ सचमुच ये गंभीर मसला लगता है कि क्या हमारी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी को लेकर बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, या उसमें भी वो जो सरकारी नौकरी वाला तत्व है कि भैया पुल टूटेगा तभी तो नया बनेगा, तभी तो कमीशन आएगा। तो ये भी एक मसला हो सकता है। अब इलाज क्या, इलाज बताइए समीर जी, क्या इलाज है? सर इसका इलाज करने का मौका तो अभी जनता को मिलने वाला है ना। बिहार में कब है चुनाव? 2025 अगले साल 2025 में चुनाव है, लेकिन देश की जनता बिहार के अंदर ऐसी पहली बार तो नहीं हो, हर साल ब्रिज गिरते हैं, हर साल सड़कें धंसती है। करप्शन का तो अड्डा सारे देश के अंदर बना हुआ है, कहीं कम है कहीं ज्यादा है। और जनता भी अब त्रस्त हो गई, जनता ने मान लिया कि सरकार कोई भी आए, चाहे वो नीतीश की आए चाहे लालू की आए, लालू का राज का, जंगल राज का 15 साल का जंगल राज नीतीश कुमार याद दिला के सत्ता में आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार बताते नहीं कि 15 साल उनको भी बिहार के अंदर हो गए। आज स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लो बिहार के अंदर क्या हालत है, आज वहाँ पे एजुकेशन की हालत देख लो बिहार के अंदर क्या है, बिहार के अंदर ब्रिज गिर रहे हैं, सरकार की बिल्डिंगें गिर रही है, बिजली पानी की व्यवस्था क्या है। तो जनता को तो लुटना ही है, चाहे ये सरकार आए चाहे वो सरकार आए। मुझे लग रहा है कि अब तो मतलब प्रधानमंत्री मोदी खुद देखे कि किस तरीके की सरकार के साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है, और अधिकारियों के खिलाफ मुझे लगता है कि कोई कड़े कानून आना चाहिए, क्योंकि संपत्ति जब्त हो, उनके पूरे परिवार के जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बुलडोजर चले, उनके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हो, उनको फांसी की सजा हो, कुछ बड़े निर्णय हो। तो अगर जो इंजीनियर उन्हें पता है क्या होगा, गिरफ्तार होंगे, बेल हो जाएगी, पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, वो इस बात को गंभीरता से लेते ही नहीं है। कंट्रास्ट क्या है सौरभ जी? कोई डर ही नहीं, मंत्री भी मिला हुआ तो पता है हमारा क्या होगा। बिहार की जो सारी लीडरशिप है वो निकली है जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति अभियान से, क्रांतिकारी काम तो हो रहे हैं। अब ये देख लीजिए कि उसके बाद आप क्या भरोसा करेंगे।